हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अब लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में रियल नंबर्स। ठीक है, जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था। हम मेन कॉन्सेप्ट में नहीं गए थे कि बेसिकली हमारे 10 रियल नंबर्स में हमें क्लास 10th में क्या पढ़ना है। जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो बेसिकली 9th क्लास का ही कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था, वो सारा मैंने कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इस फर्स्ट चैप्टर का, विच इज रियल नंबर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में अब हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पहला तो हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे बच्चों, फिर दूसरा हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो ये दोनों हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो, पहला हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अच्छा, तो बच्चों इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। पहली बात, इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चों क्योंकि इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से होता क्या है, हम किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर एचसीएफ तो हम फाइंड करना बचपन से ही पढ़ता आ रहे हैं। तो बच्चों एचसीएफ जो आप फाइंड करना पढ़ते आ रहे हैं ना, वो स्मॉलर नंबर का पढ़ के आ रहे हैं, छोटे छोटे नंबर का, जैसे 2 डिजिट्स हो या 3 डिजिट हो। बट अगर कोई नंबर हायर डिजिट्स का हो, जैसे 4 डिजिट्स का हो, 5 डिजिट्स का हो, तो उसमें क्या होता है, आपको एचसीएफ निकालने में काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसी के लिए हम पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इससे क्या होता है, किसी भी नंबर्स का एचसीएफ निकालना काफी आसान हो जाता है। तो इसका यूज क्या है बेटा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 इंटीजर्स। अच्छा, और इसी में साथ ही साथ बच्चों हम ये भी देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की, मतलब जैसे किसी पॉजिटिव इंटीजर को हमने डिवाइड किया तो क्या वो कंप्लीटली डिविजिबल है, या अगर डिविजिबल नहीं है तो कुछ रिमाइंडर है तो रिमाइंडर फाइंड करना होगा। तो बच्चों ये सब हम इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वाले सेक्शन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा फर्स्ट सेक्शन। अब बढ़ते हैं सेकंड सेक्शन में। सेकंड सेक्शन में बच्चों हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, देखेंगे ये क्या होती है, उसका बच्चों एक यूज है। इसमें हम क्या करेंगे, इर्रेशनलिटी प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे, इर्रेशनलिटी। 9th क्लास में आपने देखा होगा बच्चों इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, थोड़ा तो आपको पता होगा कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि रूट वाले जो नंबर्स होते हैं ना बच्चों, √2, √3, √7, √11, ये सब क्या होते हैं, आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो इन सब की इर्रेशनलिटी कैसे प्रूव करते हैं वो भी हम देखेंगे इस सेक्शन में। इस सेक्शन में हम क्या करते हैं बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज लेके किसी भी गिवन नंबर की इर्रेशनलिटी प्रूव करते हैं। कोई सिंगल नंबर हो या फिर ऐसे भी हो सकता है 5 + √2 हो, 7 + √3 हो, तो ये भी क्या है कि इर्रेशनल नंबर है। तो इन सब की अलग अलग तरह से हम इर्रेशनलिटी प्रूव करना सीखेंगे, और साथ के साथ प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में भी कुछ नॉलेज हम लेंगे कि ये सब क्या होता है। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, क्यों होता है, ये सब बच्चों हम इस सेक्शन में कवर करेंगे। तो मेनली ये जो चैप्टर है मैंने आपके 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अच्छा, तो बच्चों पहले यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसी को भी समझने से पहले बच्चों हमको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से स्टार्ट करेंगे तो ही हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट करिए। अब मैं स्टार्ट करता हूं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बच्चों। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा बच्चों यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो पहले एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, पहले मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, उसके बाद हम धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि लेमा क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूं एक एग्जांपल से, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो आप मान लीजिए कोई विलेज में एक ट्रेडर है जो एग सेल कर रहा होता है। ठीक है, कोई है शॉपकीपर मान लीजिए, तो अंडे बेच रहा होता है। ठीक है, तो वहां पर उसकी किसी इंसान से लड़ाई हो जाती है। ठीक है, तो दोनों में बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे पे हाथापाई हो जाती है। ठीक है, सो दे स्टार्ट ब्रॉलिंग ईच अदर। तो होता क्या है, जो इंसान है, एक तो एग बेचने वाला है और एक है जो बाहर से आया हुआ है,
तो दोनों में लड़ाई होगी ना, तो जो बाहर से इंसान आया ना उसने क्या करा, फाइट में उसकी अंडे की ट्रे उठा के फेंक दी। क्या किया उसने, उसकी जो एग की ट्रे थी ना उसने उठा के फेंक दी। अच्छा, तो वो जो ट्रेडर था, एग का ट्रेडर, वो गया पंचायत में, तो उसने अब सरपंच से बोला कि साहब मुझे तो इसका भुगतान करो, कि मतलब ये पर्सन मुझे इसका पूरा भुगतान करे कि क्योंकि मेरे एग्स का लॉस हुआ है। तो पंचायत ने पूछा कि बताओ आपके कितने एग्स का लॉस हुआ है। अब वो तो ठहरा, उसने थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ी हुई थी, तो उसने जवाब देना स्टार्ट किया, तो सब क्या कंफ्यूज हो गए। तो जो ट्रेडर था ना बच्चों, उसने स्टार्ट किया, क्या बोला उसने बोला इफ काउंटेड इन पेयर्स, if counted in pairs one remains। उसने कहा अगर पेयर में काउंट करोगे तो एक बचेगा। उसने ये नहीं बताया मेरे पास कितने अंडे थे, उसने सिर्फ इतना बताया कि उसको अगर पेयर में काउंट करोगे तो एक बचेगा। उसने फिर बोला if counted in 3 2 remain। अगर 3 में काउंट करोगे, 3 के जोड़ों में काउंट करोगे तो 2 बचेंगे। वो यहां भी नहीं रुका, फिर बोलता गया इफ काउंटेड इन 4, अगर 4 के सेट में काउंट करोगे तो कितने बचते हैं बच्चों, 3 रिमेन्स। अच्छा, फिर वो बोलता है इफ काउंटेड इन 5 4 रिमेन्स। उसने बोला अगर 5 का सेट बना के काउंट करोगे ना तो लास्ट में भी 4 एग बच जाएंगे। वो फिर बोलता है, क्या बोलता है बच्चों वो, इफ काउंटेड इन 6 5 रिमेन्स। अगर 6 का सेट बना के काउंट करोगे तो भी 5 बच जाते हैं। फिर वो लास्ट में बोलता है इफ काउंटेड इन 7 0 रिमेन्स। अच्छा, तो देखो उसने बोला 7 का काउंट करोगे तो 0 रिमेन्स। इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया उसके पास जो एक्स हैं वो किसका मल्टीपल है बच्चों, 7 का, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। और फाइनली वो बोलता है देयर कैन नॉट बी मोर देन 150 एग्स। उसने बोला 150 से ज्यादा भी नहीं है। तो देखो उससे पूछा गया ना कि आपके पास कितने अंडे थे उस ट्रे में, तो उसने स्टार्ट बोला, उसने कहा इफ काउंटेड इन पेयर्स 1 रिमेन। तो अगर पेयर्स में काउंट करोगे तो 1 बचता है, ठीक है। पेयर्स मतलब 2-2 का सेट बना के। तो इसका मतलब बच्चों पेयर्स में काउंट कर रहे हैं तो 1 बच रहा है, तो इसका मतलब नंबर क्या होगा, वो एक्स का जो नंबर होगा वो क्या होगा बच्चों, ऑड होगा। क्योंकि देखिए जैसे आप पेयर्स में काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करेंगे, 2 4 6 8 10 12 ऐसे, पर उसमें के बाद वो क्या कह रहा है, 1 बच रहा है। तो जैसे सपोज 3 है तो 2 का पेयर्स में काउंट करोगे तो 2 बचा कितना, 1। तो इसका मतलब ये तो हो गया कि नंबर क्या है बच्चों आपका, ऑड है, ठीक है। सिमिलरली वो कहता है अगर 3 के पेयर में काउंट करोगे, मतलब 3 के सेट में काउंट करोगे तो भी 2 बच रहे हैं, 4 के सेट में काउंट करोगे तो 3, 5 के सेट में काउंट करोगे तो 4 बच रहे हैं। मतलब वो 3 का मल्टीपल भी नहीं है, 4 का मल्टीपल भी नहीं है, 5 का भी मल्टीपल नहीं है, 6 का मल्टीपल भी नहीं है, बट हाँ वो 7 का मल्टीपल जरूर है। तो हम ये कह चुके हैं कि वो ऑड नंबर है पहली बात तो, क्योंकि वो पेयर्स में 1 रिमाइंडर दे रहा है। सिमिलरली 3 से डिवाइड करो तो 2 रिमाइंडर दे रहा है। तो अच्छा, तो ये तो बात हमें पता चल गई कि 7 का तो मल्टीपल है। तो बच्चों हम आते हैं, तो हमने पता लगाना स्टार्ट किया, 7 14 21 28। 7 के मल्टीपल्स क्या है बच्चों, यही तो है, 42 49 56। तो ये सब क्या है, 7 के मल्टीपल्स हैं। देखो ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा। मतलब इवन नंबर्स को तो आप वैसे ही रिमूव कर सकते हैं। तो 14 गया, 28 गया, 42 गया, 56 गया। अच्छा, ये भी बात है कि वो 3 का मल्टीपल भी नहीं है। 3 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 3 का मल्टीपल भी नहीं है, तो 21 भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब 7 की बात करते हैं, क्या 7 है?
देखो बच्चा यहां से चेक करते हैं, 3 से चेक करते हैं। अगर काउंटेड इन 3 2 रिमेन्स, मतलब 3 3 का सेट बनाओगे तो 2 रिमेन्स। तो देखो 7 को हम कैसे करते हैं, पहला 3 लिया, दूसरा 3 लिया, तो टोटल कितने हो गए 6, तो बचा कितना 1, जबकि 3 के सेट में कितने बचने चाहिए थे 2, तो इसका मतलब 7 भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो वैसे ही जैसे आप चेक करते जाओगे ना, अब 35 के लिए चेक करते हैं। 35 के लिए 2 से तो सेटिस्फाई हो जाएगा, और 3 से भी सेटिस्फाई हो रहा है, 4 से भी सेटिस्फाई हो रहा है, 5। अच्छा देखो काउंटेड इन 5 4, मतलब 5 का मल्टीपल भी नहीं है, बट 35 तो क्या है 5 का मल्टीपल है, तो ये भी नहीं होगा। 49 देखो 2 से हो रहा है, और 3 से देखो 15 3 जा 45, और 16 3 जा 48। अच्छा देखो 16 3 जा होता है बच्चों 48, तो 3 की टेबल से करोगे तो कितना रिमेन होना चाहिए 2, तो 16 3 जा 48, तो रिमाइंडर कितना है 1, जबकि आना कितना चाहिए 2। तो ऐसे आप करते जाओगे ना बच्चों, तो फाइनली आप कहां पे आके रुकोगे 119। तो ये आपका नंबर होगा जो कि 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर देगा, 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर देगा, 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर देगा, 5 से डिवाइड करने पर 4 देगा, 6 से डिवाइड करने पर 5 देगा, 7 से डिवाइड करने पर 0 देगा। तो ये एक्चुअली हो गया क्या बच्चों, काफी लेंथी मेथड हो गया। ठीक है, ये तो एक्चुअली आपने हिट एंड ट्रायल से किया है, ठीक है ना, ये कोई मेथड नहीं है, इसे आपने हिट एंड ट्रायल से सोल्व किया है। तो देखो मैं जनरली इसको कैसे लिख सकता हूं, एक चीज लिख देता हूं मैं, इफ काउंटेड इन पेयर्स 1 विल रिमेन, मतलब 2 के मल्टीपल्स में काउंट करोगे तो कितना रिमाइंडर होगा 1। सिमिलरली काउंटेड इन 3 तो कितना 2, मतलब 3 के मल्टीपल से, इसको n1 ले लो, तो 3 के मल्टीपल से काउंट करोगे तो 2 रिमाइंडर होगा। वैसे ही 4 के मल्टीपल से काउंट करोगे तो 3, मतलब 4 को मल्टीपल से काउंट करोगे तो 3। सिमिलरली 5 के मल्टीपल से काउंट करोगे तो 4, और 6 के मल्टीपल से काउंट करोगे तो 5, और 7 के मल्टीपल से काउंट करोगे तो बच्चों आपका क्या रिमाइंडर आ रहा है 0। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड मेथड। तो बच्चों ये तो था आपका हिट एंड ट्रायल मेथड 119 आपका, जो क्योंकि आप 119 को 2 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर आपका 1 आएगा, 3 से करिए 2 आएगा, 4 से डिवाइड करिए 3 आएगा, 5 से डिवाइड करिएगा 4 आएगा, और 6 से डिवाइड करिएगा रिमाइंडर 5 आएगा, और 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये तो हो गया था हमारा लेंथी मेथड। तो बच्चों ये मेथड हम फॉलो नहीं करते, ठीक है ना, इसको हम आगे देखेंगे कि कैसे इसको हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से बिल्कुल स्पीडली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, तो हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो बच्चों यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहला आप लीजिए 17 और 6, इसको नॉर्मल डिवीजन मेथड से करना है, ठीक है। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 17 इक्वल टू 6 2 जा 12, एंड रिमाइंडर कितना है बच्चों 5। सही लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने, 17 को 6 2 जा 12 प्लस 5, दिस विल गिव यू 17। अच्छा एक और ले लीजिए आप 4, आप ले लीजिए 23 4 ले लीजिए, ठीक है। तो 23 को आप कैसे लिखेंगे बच्चों, 4 5 जा 20 एंड रिमाइंडर इज 3। तो आपके दो नंबर तो ये थे, ठीक है, तो ये तो आपका था क्वोशिएंट, और ये आपका है बच्चों रिमाइंडर। ये है आपका Q मान लो, इसे मान लो R, Q क्वोशिएंट R रिमाइंडर। जनरली वो हमने पढ़ा था ना लॉन्ग डिवीजन मेथड में, क्या पढ़ा था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो हम पढ़ के आए, ठीक है। तो यही चीज है यहां पे भी। एक और ले लीजिए, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो एक ले लीजिए आप 8 3, तो आप क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे आप 3 इंटू 2
प्लस 2। तो ये आपके दो नंबर तो थे 8 इंटू 3, इसको आप मान लीजिए Q, इसको आप मान लीजिए R। बच्चों मैंने ये क्या किया, मैंने लार्जर नंबर को डिवाइड किया स्मॉलर नंबर से, ठीक है। 17 को 6 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स आया 12 और रिमाइंडर आया 5। सिमिलरली 23 को मैंने कैसे लिखा, 4 5 जा 20 प्लस 3 मीन्स 23। सिमिलरली 8 3 जा 3 2 जा 6 प्लस 2 विल गिव यू 8। तो बच्चों एक चीज देखो, आपने कोई भी दो नंबर लिए, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव की, तो देखो फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, ये कोई दो इंटीजर है, ये a है और ये b है, या फिर ये a है ये b है, ये a है और ये b है। तो फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर आर टू इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इक्वल टू bq प्लस r। क्या बोला मैंने, फॉर टू इंटीजर्स a एंड b, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर आर टू इंटीजर्स सच दैट a इक्वल टू bq प्लस r। इसको मैं लिखता हूं, एक मिनट रुको आप। तो वहां पे देखो a और b तो आपके क्या थे, गिवन इंटीजर्स थे, ठीक है ना, a और b क्या थे आपके गिवन इंटीजर्स थे। तो मैंने बोला सच दैट a इक्वल टू bq प्लस r। अच्छा यहां पे एक कंडीशन है, ध्यान रखना बच्चों, वेयर जो आपका रिमाइंडर है ना r, उसकी जो रेंज होती है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b होती है। जो r की जो लिमिट होती है ना बच्चों, वो होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। इक्वल टू का साइन सिर्फ इधर है, मतलब रिमाइंडर कैन बी 0 बट रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन b, क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है। एक एग्जांपल ले लीजिए आप, देखो, अच्छा सपोज आप ले लीजिए ये 5 10 15 20 25, आप इसको मतलब डिवाइड बाई 5 करना चाहते हैं, आप डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। इनके बीच के नंबर्स क्या हैं, 6 7 8 और 9 ही तो है। जब 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 1। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3। 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4। फिर वापस आ गया 10, तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगेन 0। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर जो होता है ना बच्चों, हमेशा जो डिवाइजर होता है उससे तो लेस होता ही है और 0 और उससे बड़ा होता है, ठीक है। जो रिमाइंडर होता है वो 0 तो हो सकता है, 0 और 0 से बड़ा होगा बट इट विल बी लेस देन द डिवाइजर, ठीक है। तो एक और चीज देख लीजिए, जैसे आप डिवाइड कर रहे हैं 4 से, 16 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, ठीक है, आपका डिवाइजर कितना है 4, तो यहां पे आपका आएगा 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर आ गया आपका 0। अब आप कहते हैं सर 17 को डिवाइड करो 4 से, तो 17 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर इज 1। कोई बोलता है 18 को करो, 18 को करोगे तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर 2। फिर कोई बोलता है 19 को करो, अगेन 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3। अब फिर कोई आता है 20 पे, तो 20 पे आता है तो 4 5 जा 20, रिमाइंडर आया 0। तो बच्चों रिमाइंडर पे ध्यान दो आप, रिमाइंडर आपका 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो मतलब आपका डिवाइजर कितना था 4। डिवाइजर कितना था बच्चों 4। तो आपका जो रिमाइंडर आया ना वो देखो, या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, वापस 0 1 2 3 ऐसे आएगा। तो मतलब जो रिमाइंडर होंगे वो 0 तो होगा बट डिवाइजर से स्मॉल होगा। डिवाइजर यहां पे कितना था 4, तो 4 से स्मॉल कितना है 3, तो रेंज क्या होगी 0 to 3, मतलब 0 टू लेस देन डिवाइजर। तो यही चीज हमने लिखी, रेंज 0 से डिवाइजर, जो हमारा डिवाइजर है ना बच्चों b, तो वही रेंज हमारी 0 to b। समझ में आया? अच्छा
ये तो एक चीज होगी। अच्छा बच्चों एक चीज ये बताओ, क्या ये Q और R की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है? जैसे मैं लेता हूं, ले लीजिए आप 15 और 6, 15 और 6 दो नंबर ले लीजिए, तो आप इनको कैसे लिखेंगे? 15 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 3। तो देखो आपको 15 को डिवाइड करना है 6 से, तो आपका जो Q आया वो आया 2 और जो R आया वो आया 3। क्या Q की वैल्यू 2 के अलावा कुछ हो सकती है क्या? ट्राई करिए। या R की वैल्यू 3 के अलावा कुछ हो सकती है क्या? फिर ले लीजिए आप एक और एग्जांपल, 24 और 7, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? 24 इक्वल टू 7 इंटू 3, इसको 25 कर लीजिए, प्लस 4, तो ये आपका है Q और ये है आपका R। तो इस केस में, मैं सिर्फ इस केस की बात कर रहा हूं, इस केस में Q की वैल्यू 2 के अलावा कुछ हो सकती है क्या? या R की वैल्यू 3 के अलावा कुछ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। सिमिलरली इस केस में Q की वैल्यू 3 के अलावा कुछ हो सकती है क्या? R की वैल्यू 4 के अलावा कुछ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो बच्चों जैसा कि आप नोट करेंगे ना, आप ध्यान देंगे गौर से, तो आप पाएंगे कि Q और R जो दो वैल्यूज है ना, बिल्कुल यूनिक हैं। किसी पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम के लिए जो Q और R है उनकी वैल्यूज क्या है बच्चों? वो यूनिक है। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को। दो कंडीशन बता दी मैंने आपको। पहली तो एक a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, वेयर r की रेंज होती है लेस देन b बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये कंडीशन थी कि ये जो q है और ये जो r है इनकी वैल्यूज क्या होती है बच्चों? यूनिक होती है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट को मिला के ही मैं आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिखाने वाला हूं, तो पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक आइडिया दे चुका हूं। अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से पहले दो टर्म देख लेते हैं कि बेसिकली लेमा क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है, तो उसके बाद हम देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो पहले हमें लेमा का तो नॉलेज होना चाहिए ना कि बच्चों लेमा क्या होता है। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब लेमा एक ऐसी स्टेटमेंट है जो पहले से ही प्रूव्ड है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट उसकी हेल्प हम किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में लेते हैं। ठीक है, सो लेमा क्या है? अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, प्रूवन स्टेटमेंट है। अच्छा, अब आते हैं, चलो लॉगरिथम भी साथ के साथ देख लेते हैं। तो लॉगरिथम क्या? एल्गोरिथम, सॉरी नॉट लॉगरिथम, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है बच्चों? एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होती हैं, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होती हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आती हैं। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों? देखो एल्गोरिथम अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है कि हाँ ये स्टेप्स को आपको फॉलो करनी है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए ऑलरेडी आपको स्टेप्स डिफाइंड है। ठीक है, तो लेमा को हम जान चुके हैं और एल्गोरिथम को हम जान चुके हैं। तो बच्चों अब मैं स्टार्ट करता हूं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, फिर उसके बाद हम जाएंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। अब मैं लिखता हूं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो मैं आपको दो कंडीशन ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या थी? एक तो फॉर गिवन इंटीजर्स a एंड b, कोई दो इंटीजर्स ऐसे होंगे q एंड r सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और एक कंडीशन में आपको बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं? q एंड r आर यूनिक। ठीक है, तो लिखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये है आपकी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसको मैं लिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर
two positive integers a and b, there exists two integers q and r। कोई दो इंटीजर्स हैं a एंड b, उसके लिए दो इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे q एंड r, सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वो इस कंडीशन को क्या करेंगे बच्चों, सेटिस्फाई करेंगे। ये हम नॉर्मल डिवीजन मेथड ही, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, कुछ नया नहीं है, ठीक है ना, ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं। वेयर एक कंडीशन बताई थी मैंने बच्चों आपको, जो रिमाइंडर हो आर की वैल्यू होगी विल बी सच दैट इट विल बी लेस देन बी बट इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स, इंटीजर्स के साथ आप लिख लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट टर्म थे वो मैं मिस कर गया हूं, वो होगा बच्चों यूनिक इंटीजर्स, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना दूसरी टर्म, वो इंटीजर्स क्या होंगे, यूनिक भी होंगे। तो ये आपकी होगी फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। q एंड r क्या होंगे बच्चों, आपके यूनिक हो गए। ये मैं आपको सब बता चुका हूं, तो उनको दोनों कंडीशंस को कंबाइन करके मैंने आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा दे दिया है, ठीक है। तो ये आपको लेमा कंप्लीट हो गया। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, वही चीज है, कुछ नया नहीं बता रहा हूं। 32 नंबर है और एक नंबर ले लीजिए आप 5, तो बच्चों उसको आप कैसे लिखेंगे, 32 को लिखोगे 5 इंटू 6, 30 बचा कितना 2। अब देखो रिमाइंडर आपका आया 2, तो डिवाइजर कितना है आपका 5, तो 5 से तो लेस ही आ रहा है और 0 से बड़ा आ रहा है, 0 या 0 से बड़ा एंड 5 से लेस आना चाहिए, वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, अब ये है आपका Q और ये है आपका R, ये भी क्या है बच्चों, यूनिक है। Q की वैल्यू 6 के अलावा कुछ नहीं हो सकती, R की वैल्यू भी 2 के अलावा कुछ नहीं हो सकती। तो ये तो है आपकी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हम देखेंगे बच्चों यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एक्चुअली इसको हम एल्गोरिथम, जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम देखने वाले हैं ना, इसको हम यूज करते हैं किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड करने के लिए, HCF फाइंड करने के लिए, ठीक है। और वो नंबर एक्चुअली क्या होते हैं, जब लार्जर होते हैं ना, तब ये काफी हेल्पफुल होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। उसके कुछ स्टेप्स भी हैं, 4-5 स्टेप्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप ये देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं राइट करता हूं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को, ठीक है, इसको नोट करिए। तो बच्चों यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारा हो चुका है। अब हम मूव ऑन करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एक टेक्निक है, तो क्या लिखेंगे आप, देखिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक which is used to compute the HCF of two integers, ठीक है। पॉजिटिव की ही बात चल रही है, ठीक है, लिख लीजिए आप 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बच्चों यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एक ऐसी टेक्निक है जो किस लिए काम आती है, टू कंप्यूट द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया। अब इसकी मैंने बताई एक एल्गोरिथम है, तो इसकी कुछ स्टेप्स भी होंगी, ठीक है, वो भी मैं आपको लिखाऊंगा। पर उससे पहले एक एग्जांपल करते हैं, तो उससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। स्टेप्स तो हम लिखेंगे, बट पहले मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूं, उससे थोड़ा आइडिया आप रिलेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप 2 नंबर ले लीजिए, ठीक है, कोई 2 नंबर हैं 455 और 42, ठीक है। वही आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाइए, तो 455 को आप क्या लिखेंगे, 42 इंटू 10,
तो होगा 420, तो ये बचेगा प्लस 35। अब आप क्या करिए, इसको और इसको लीजिए, है ना। तो 42 कितना होगा, 35 इंटू 1 प्लस बचा 7, ठीक है। फिर आप इसको और इसको लीजिए, तो बचा 35 इक्वल टू 7 इंटू 5, तो 7 5 35, रिमाइंडर आया आपका 0, ठीक है। अब ये तो मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाई है सिंपल। अब इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए बच्चों, 7 और 35 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होता है, वो लार्जेस्ट नंबर जो गिवन नंबर्स को दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो एचसीएफ है 7, आप यूं लिख दीजिए, एचसीएफ जो है 35 और 7 का आप देखेंगे वो कितना आएगा, 7 होगा, क्योंकि 7 35 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आप फिर वही चीज करिए, आप लीजिए 42 और 35 को, तो एचसीएफ निकालिए आप 42 और 35 का, वो भी आपको कितना मिलेगा बच्चों, 7। सिमिलरली 455 और 42 का एचसीएफ आप निकालेंगे ना बच्चों, 455 और 32 का, वो भी कितना आएगा, 7। तो बच्चों मैंने क्या स्टेप्स फॉलो करी, मैं अब आपको एक एक करके इसकी स्टेप्स पे जाता हूं। मैंने क्या किया, नॉर्मल यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया, यहां पे मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक है। रिमाइंडर मेरा अगर 0 नहीं आया तो मैंने क्या किया, इस डिवाइजर को और रिमाइंडर को सेलेक्ट किया, तो डिवाइजर को यहां रखा और रिमाइंडर को करके वापस ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मैंने फॉलो करा। फिर मैंने देखा रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर मैंने डिवाइजर को पकड़ा और रिमाइंडर को पकड़ा, ये 2 नंबर मेरे हो गए, इन पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाई, तो मेरा है 7 इंटू 5 प्लस 0। अच्छा, अब मेरा रिमाइंडर बच्चों यहां पे 0 आ गया। इससे पता चला मैंने कि यहां पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैंने क्या किया, अब मैंने एचसीएफ चेक करना स्टार्ट किया। मैंने क्या किया, यहां से एचसीएफ चेक करना स्टार्ट किया, इन 2 नंबर्स का आया 7, इन 2 नंबर्स का आया 7 और इन 2 नंबर्स का भी आया 7। हमें एक्चुअली निकालना किसका था, 42 और 455 का तो निकालना था, वो भी कितना आ रहा है, 7। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जब रिमाइंडर 0 आता है तो लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है ना, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। क्या ऑब्जर्व किया बच्चों हमने, जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो लास्ट स्टेप में जो हमारा डिवाइजर आता है ना, वही हमारा क्या होता है, लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर आता है वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। तो बस, तो हमारा एचसीएफ 7 हो गया। तो देखो वो और जो एचसीएफ 7 आया है वो सिर्फ इन दोनों का एचसीएफ नहीं है, वो 35 और 42 का भी एचसीएफ है और 7 और 35 का भी एचसीएफ है, ठीक है। तो आप क्या करिए बच्चों, इसको पहले नोट करिए, फिर मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखाता हूं, ठीक है। नोट करिए। To find the HCF of two positive integers C and D where C greater than D. Follow the following स्टेप, ठीक है। अच्छा, तो आपकी स्टेप 1 है, आपको 2 इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर सी एंड डी, उसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो उसके लिए आपको ये फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करनी है। तो स्टेप 1 क्या करते हैं बच्चों, स्टेप 1 कहती है अप्लाई
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 2 अप्लाइड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 2 C and D such that C equal to DQ plus R where R जो होगा उसकी रेंज क्या होगी बच्चों, R जो होगा उसकी रेंज होगी 0 से D तक। क्या बोला आपने, अप्लाइड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 2 C and D such that C इक्वल टू DQ प्लस R वेयर R की जो रेंज होगी 0 और D के बीच होगी। ठीक है, अच्छा तो मैंने आपको बता चुका दो इंटीजर्स Q एंड R होंगे। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको लिखाता हूं स्टेप 2। ठीक है, आप लिखिए स्टेप 2। ये हो गया आपकी बच्चों स्टेप 2। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो इफ R इक्वल टू 0, मैंने आपको वहां पे बताया था अगर हमारा रिमाइंडर आ जाता है तो उस केस में जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। हमने इस क्वेश्चन में देखा था कि यहां पे हमारा रिमाइंडर आ गया तो उस केस में जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। ठीक है, अच्छा तो उसी को मैं यहां पे बच्चों लिखा रहा हूं। ठीक है, इफ R इक्वल टू 0 D इज द HCF। इफ अगर R इक्वल टू 0 आ गया तो उस जो हमारा डिवाइजर है, यहां पे हमने इंटीजर्स क्या लिए COD, तो जो हमारा D होगा वही हमारा क्या होगा बच्चों, HCF होगा। ठीक है, अच्छा ये चीज हमारी होगी। अगर सर अगर R नॉट इक्वल टू 0 आए तो क्या करना है, अगर R नॉट इक्वल टू 0 आए तो बच्चों हमें क्या करना है, उन्हीं स्टेप्स को दोबारा फॉलो करना है और तब तक फॉलो करना है, तब तक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगानी है जब तक हमारा जो रिमाइंडर आता है बच्चों 0 नहीं आ जाता। ठीक है, तो फिर इफ R नॉट इक्वल टू 0 अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू D एंड R, तो उस पे क्या करो, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाते जाओ D और R पे। फिर जो बच्चों आती है हमारी स्टेप 3। स्टेप 3 क्या करना है, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया था तो हमने क्या किया था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाई थी। अच्छा ठीक है, तो अब हमें ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कब तक लगानी है बच्चों, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। आपको ये प्रोसेस तब तक फॉलो करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस केस में जो डिवाइजर होता है वही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू द प्रोसेस रिमाइंडर इज 0। अब द डिवाइजर एट दिस स्टेज, जो इस स्टेज पे जो आपका डिवाइजर होगा ना, विल बी द रिक्वायर्ड HCF। ठीक है, तो इस जो मतलब जब तक आपने प्रोसेस फॉलो किया और रिमाइंडर आ गया तो उस स्टेज में जो आपका डिवाइजर होगा वही आपका बच्चों HCF हो गया। तो देखो मैंने क्या कहा, तो मैं एक बार बता देता हूं, 3 स्टेप्स हैं किसी दो इंटीजर्स का HCF फाइंड करना है। तो पहला तो आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगानी है COD में सच दैट C इक्वल टू DQ प्लस R, और R की लिमिट जो बता चुका हूं सॉरी यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा, इक्वल टू का साइन सिर्फ इधर होगा क्योंकि D से तो लेस ही होगा। तो R विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन D। यहाँ पे आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगानी। यहाँ पे आपके दो केस अराइज होते हैं, पहला कि सर अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या होगा, और दूसरा होता है सर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आया तो क्या होगा। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो पहली स्टेज में तो D क्या होगा, आपका HCF हो जाएगा।
अच्छा, अब सर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या करना है? तो बच्चों उस केस में आपको क्या करना है, डी और आर पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगानी है। और कब तक लगानी है बच्चों? तब तक लगानी है जब तक आपका रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए बच्चों, 0 नहीं आ जाए। तो और यहां कब तक लगानी है? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं जाए। और जिस स्टेज पे आपका रिमाइंडर 0 आए तो वहां पे आप डिवाइजर को नोट डाउन करो, वो डिवाइजर ही आपका बच्चों HCF है। ठीक है, जो एक क्वेश्चन मैंने पहले कराया था वही तो कराया था ना, तो उसी को लेके मैंने आपको ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम समझा दिए। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे। क्वेश्चन है आपका, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो हमने क्या कहा था, पहले दो इंटीजर्स देखने हमें C ग्रेटर देन D होना चाहिए। तो पहले देखो ग्रेटर कौन सा है, तो हमने देखा कि ग्रेटर ये है और स्मॉलर ये है। ठीक है, तो बच्चों इस पे क्या लगा दो, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा दो। तो 12576 विल बी इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। ठीक है, तो आप अब मैंने क्या कहा था, रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर यहां पे 0 आ जाता तो यही आपका HCF हो जाता, बट यहां पर रिमाइंडर नहीं है। तो आपको क्या करना है, वापिस डिवाइजर और रिमाइंडर को सेलेक्ट करना है और वापस उन पे क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है। तो बच्चों 4052 विल बी इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस ये आएगा बच्चों आपका 272। ठीक है, अच्छा अब यहां पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो वापस हमें प्रोसेस कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो वापस इन दोनों को सेलेक्ट करो। तो 420 विल बी इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो वापस इन दोनों को सेलेक्ट करो बच्चों। 272 इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। अगेन रिमाइंडर 0 नहीं आया है। ठीक है, तो वापस डिवाइजर को और इसको सेलेक्ट करो। तो 148 होगा आपका 124 इंटू 1 प्लस 24। अगेन रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इन दोनों को सेलेक्ट करो। तो 124 इक्वल टू आया 24 इंटू 5। 24 इंटू 5 कितना था बच्चों, 120। तो रिमाइंडर आया 4। ये भी नॉन जीरो है, तो हमें फिर ये प्रोसीजर फॉलो करना है इस पे। तो ये आपको आ गया 24 इक्वल टू 4 इंटू 6। तो बच्चों 4 इंटू 6 कितना आ गया, 24। रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। तो बच्चों हमने क्या कहा था, जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आता है उस केस में जो डिवाइजर होता है वही आपका क्या होता है, HCF। तो देखो हमने क्या किया, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता गया उस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को हम लगाते गए लेमा को, और जब जहां पे रिमाइंडर 0 आ गया उस केस में हमने बोल दिया उस स्टेप में जो डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होगा। ठीक है, तो एक फाइनल आंसर मैं लिख देता हूं, तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए। ठीक है ना, तो बच्चों हमने क्या देखा था, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था कि 4 और 24 का जो HCF होगा वही 24 और 124 का होगा, वही 124 148 का होगा, वही 148 272 का होगा, वही HCF 272 और 420 का होगा, और वही 420 4052 का होगा, और वही 4052 और 12576 का होगा। तो सबका HCF सेम होगा, और वो कितना है बच्चों, 4। ठीक है, तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे आप। देखिए HCF क्या था, 24 और 4, 24,4 विल बी इक्वल टू 124 24। HCF 124 24 विल बी इक्वल टू 148 124
148 124 will be equal to HCF 272 148 will be equal to HCF 420 272 420 272 will be equal to HCF 4052 and 420 will be equal to HCF 12576 and 4052। इन सबका HCF क्या होगा बच्चों? बराबर होगा, और वो कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 4। और आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा क्या था कि HCF जो होगा 125764052 इसका कितना होगा? तो बच्चों वो आया आपका 4। ठीक है, किसी का भी पूछ सकता है, सबका आंसर कितना आएगा बच्चों? 4 ही आएगा। ठीक है, तो आज हमने बच्चों क्या देखा? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम देखा। तो आई होप ये आपको अब थोड़ा बहुत क्लियर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों कंटिन्यू करते हैं। तो आपको आज का लेक्चर तो समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।